ये हमारा क्या है, ब्राउजर। ब्राउजर सभी को मालूम है। यस। क्या ब्राउजर जिधर रन हो रहा है, क्या इसको भी सर्वर बोल सकते हैं? हाँ, जो ब्राउजर रन हो रहा है कहीं ना कहीं तो रन हो रहा होगा। हम्म। उस हार्डवेयर होगा, सिस्टम, जिसमें रैम, हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ये भी सर्वर है? यस सर। यस, ये भी सर्वर, ये भी एक सर्वर है। और जिधर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, जिधर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, ये क्या है, ये भी एक सर्वर है। इसको भी सर्वर बोलेंगे। यस, सर्वर। तो सर्वर में मेनली हमेशा याद रखना, नीचे टॉप बॉटम में, सबसे बॉटम में हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर, हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या? हार्डवेयर मीन्स रैम, एसएसडी और एचडीडी और प्रोसेसर, कुछ भी, एक्स वाई जेड, इससे मिलके क्या बनता है, हार्डवेयर। अच्छा, ये हार्डवेयर को ऑपरेट करने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलेंगे ओएस। ओएस आपका कोई भी हो सकता है, विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। लिनक्स के बेस जितने भी एक्सटेंशन है, उबंटू, सुसी, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पे हो सकती है जिधर हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। तो हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया है, ये हमारा एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन कौन सी लैंग्वेज में बिल्ड किया गया है? एप्लीकेशन किसमें? स्प्रिंग बूट में। ये एप्लीकेशन हमारा किस पे है? स्प्रिंग बूट में। स्प्रिंग स्प्रिंग बूट में ये डिजाइन किया गया है, ये एप्लीकेशन। ये सर्वर है और ये ब्राउजर है, लेकिन यहां कौन बनेगा क्लाइंट, कौन बनेगा सर्वर? दोनों सर्वर ही है, ठीक है, ये भी सर्वर है ये। लेकिन अभी करंट में ये ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, किसको? दूसरे एप्लीकेशन को, मीन दूसरे सर्वर को। तो इसलिए ये ब्राउजर या ये मशीन, यूजर का मशीन क्या कहलाएगा? क्लाइंट मशीन। इसको क्या बोलेंगे? क्लाइंट मशीन। क्योंकि ये अभी क्या काम कर रहा है? रिक्वेस्ट सेंड करने का काम कर रहा है। ये क्लाइंट मशीन होगा और ये रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सर्वर मशीन। समझ में आया? क्लाइंट मशीन एंड सर्वर मशीन। क्लाइंट किसको बोलते हैं? जो रिक्वेस्ट सेंड करता हो, तो एक्चुअली सर्वर दोनों हो सकते हैं। इसमें अगर आपकी लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है, कोई थर्ड एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हो आपके मशीन को, कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हो आपकी मशीन को, तो आपका मशीन किसकी तरह ट्रीट करेगा? सर्वर की तरह। आप रिक्वेस्ट सेंड किया, आपने रेस्पॉन्स रिटर्न किया, और आप, ये क्या बनेगा? सर्वर, और ये बन जाएगा क्लाइंट। ठीक है। तो कैसे ये सारी चीजें इंटरनली चलती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, नेक्स्ट लेवल में देखेंगे। बट अभी क्या देखिए, क्लाइंट, जिसको आप समझिए क्लाइंट मशीन, इसको क्लाइंट समझिए, और ये जो है आपका सर्वर। तो सर्वर में हम डिप्लॉय करते हैं किसको? अपने एप्लीकेशन को। ठीक। तो एप्लीकेशन ये क्रिएट कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, इसके अलग अलग रूल्स हैं। डिप्लॉयमेंट में प्रोडक्शन लेवल में जाएंगे तो 3 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर पे काम होता है। नॉर्मली डेवलपर 2 टायर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, ये सिंगल टायर एप्लीकेशन पे काम, सिंगल टायर आर्किटेक्चर। तो 2 टायर, 3 टायर एंड एन टायर मैंने स्टार्टिंग में बताया ना क्या होते हैं 2 टायर्स एंड 3 टायर्स, है ना। 3 टायर्स, हाँ, अगर किसी को आइडिया नहीं है फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। 2 टायर मीन्स ये यूज
यूजर है। यूजर किस तरह से यूजर, ये इधर ले लो, यूजर है, सबके पास अपना अपना लैपटॉप है, और इस लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं किससे, हमारे मशीन से। तो मल्टीपल यूजर, एक से ज्यादा मल्टीपल यूजर, ये सारे यूजर्स। तो यूजर जो ये कोड लिखा गया है, ये कोड यूजर जिधर से क्लाइंट इंटरेक्ट कर रहा है इस पेज से, पेज 1, पेज 2, पेज 3, मल्टीपल पेज। पेज 1 हो सकता है ये आपका, पेज 1 हो सकता है क्या, रजिस्ट्रेशन पेज। पेज 2 हो सकता है आपका एडमिन पेज। पेज 3 हो सकता है आपका रिपोर्ट पेज या डैशबोर्ड, या जो भी है, ठीक है। पेज 4, क्योंकि एप्लीकेशन मल्टीपल पेजेस होते हैं ना, पेजेस 4। तो सभी अलग अलग यूजर जिसको जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप फर्स्ट पेज ओपन किए, सेंड की रिक्वेस्ट। आपको रिक्वायरमेंट है एडिट अपडेट करने की, तो एडमिन पैनल पे गए, एडमिन पेज पे, और एडमिन से एडिट किए रिकॉर्ड को या अपडेट किए। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, क्लाइंट। ये क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट सेंड करने का। तो ये क्लाइंट मान लो डिजाइन किया गया है एंगुलर या फिर रिएक्ट, एंगुलर या रिएक्ट में, रिएक्ट एप्लीकेशन में डिजाइन किया गया है, ठीक है, एंगुलर और रिएक्ट। तो ये एक एंगुलर और रिएक्ट दोनों एक डिफरेंट सर्वर पे काम करते हैं। मींस ये एप्लीकेशन एक सर्वर पर रन होता है, एक सर्वर पर रन होता है, जिसका क्या होता है, यूआरएल्स होते हैं, https https और http में क्या डिफरेंस है आपको रेस्ट एपीआई में बताएंगे, ठीक है। http लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 4200 एंड /home, या फिर जो भी करेक्ट। ये डिफरेंट सर्वर पे काम कर रहा है। इसकी ये सर्वर का एक्चुअली जो जितने भी मशीन होंगी सबका आईपी एड्रेस होता है। जो भी आईपी एड्रेस होंगे उनको कन्वर्ट किया जाता है डोमेन नेम में, ठीक है। तो डोमेन नेम स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। वो आईपी एड्रेस पास करोगे तो आपको डोमेन नेम रिटर्न करके देता है। अगर आप डोमेन नेम पास करते हो तो वो आपको आईपी एड्रेस रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो ये सर्वर किस पे रन हो रहा है, किसी डिफरेंट सर्वर पे एंगुलर के एप्लीकेशन रन हो रहा है, और आपने जो डिजाइन किया है ये एप्लीकेशन, ये रन हो रहा है किसी डिफरेंट सर्वर पे। तो ये जो सर्वर है किस पे रन हो रहा है, मान लो सर्वर रन हो रहा है टॉमकेट सर्वर पे, टॉमकेट पे। तो ये http लोकल होस्ट सेम कंप्यूटर में, दोनों एप्लीकेशन सेम कंप्यूटर में रन हो रहे हैं। लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 एंड और यहाँ गेट एडमिन पेज या जो भी है, गेट होम ही ले लो, ठीक है। गेट होम यूआरएल या फिर सेव यूआरएल कोई भी हो सकता है। सेव करना हो तो उसके लिए आप यूआरएल भेजेंगे, गेट करना है तो ऑल रिकॉर्ड चाहिए तो ऑल रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो सिंगल रिकॉर्ड। तो एक प्रकार से ये हमारा एंड पॉइंट सीआरएल है। तो ये सर्वर, इसका पोर्ट नंबर डिफरेंट पोर्ट नंबर, अलग मशीन पे अलग रन हो रहा है पोर्ट नंबर पे, सेम मशीन पे डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रहा है। ये भी सेम मशीन लोकल होस्ट पे डिफरेंट पोर्ट नंबर पे रन हो रहा, तो दोनों क्या है, रन हो रहे हैं हमारे सेम मशीन पे। तो मैंने क्या बताया कि यूजर जो रन हो रहा है एक ये एप्लीकेशन, इसको हमने अलग कर दिया, और हमारे पास जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आ रही है इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मैं सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसको अलग कर दिया। 1 मिनट, क्या है, एक लेयर हमने बनाया किसके लिए, रिक्वेस्ट यूआरएल से रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आने के लिए। मीन्स जो व्यू लेयर था, प्रेजेंटेशन लेयर, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन लेयर। ये सारा प्रेजेंटेशन कहाँ देगा, ब्राउजर पे। यस, तो हमने एक को डिफरेंट अलग कर दिया और इसके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल किया,
और बिजनेस लॉजिक लिखा, ये बिजनेस लॉजिक, ये बिजनेस लेयर, और एक चाहिए हमें डेटाबेस सर्वर, ये हमारा डीबी सर्वर, ये हमारा डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस, ये सर्वर। तो सर्वर जो रन हो रहा है ये अलग पोर्ट नंबर पर रन हो रहा है, मान लो http:// होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर कितना है यार, इसका पोर्ट नंबर MySQL का 3306 है, यही है। हाँ, इसका ये अलग है पोर्ट नंबर वगैरह, देखते हैं आपको बनाते हैं। तो सपोज मान लो एक एग्जांपल है, अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। तो ये अलग सर्वर पे रन हो रहा है, इसका पोर्ट नंबर 3306, ये पोर्ट नंबर 8080 और ये 4200। तो पोर्ट नंबर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको वो एरिया जिधर आप अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो सबको अलग अलग पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं कि आपका एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे रन होगा, आपका पोर्ट कौन सा खाली है। अगर पोर्ट नंबर मान लो 8080 ओरेकल सर्वर ने एक्वायर कर लिया मान लो, ठीक है, ये ओरेकल डेटाबेस है। डेटाबेस कौन सा है, ओरेकल। ओरेकल डेटाबेस ये भी आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, पोर्ट नंबर http:// यूआरएल चेंज है, डेटाबेस का यूआरएल चेंज है, ये मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर क्या है इसका, ओरेकल 8080। तो इसका पोर्ट नंबर और इसका पोर्ट नंबर, दोनों पोर्ट नंबर सेम है क्या, सेम पोर्ट नंबर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सर्वर पे, जो मीन्स लोकल सर्वर, आप लोकल सर्वर है ना सब, लोकल सर्वर मीन्स आपके मशीन पे ये सारे सर्वर रन हो रहे हैं, आपके मशीन पे रन हो रहे हैं ना। एक ही सिस्टम है जिसमें आप क्या है, एंगुलर का भी कोड लिखा आपने, सर्वर बिजनेस लॉजिक भी आपने लिखा, डेटाबेस भी आपके सिस्टम में, सब कुछ आप ही के सिस्टम में। कोई सेपरेट है क्या, अलग है कि नहीं, आपने एक अलग से कंप्यूटर परचेस किया, उसमें आप डेटाबेस चला रहे, डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल किए, डेटाबेस चला रहे। दूसरा आपने सिस्टम परचेस किया, उसमें आप बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, स्प्रिंग बूट। तीसरा सर्वर परचेस किया, उसके लिए तीसरा कंप्यूटर, उसके लिए आपने एंगुलर और रिएक्ट का प्रेजेंटेशन लॉजिक लिखने के लिए। हाँ, किसी आप क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक प्रोग्राम बनाने के लिए 3 कंप्यूटर खरीदें, क्यों यार, 3 लाख का बजट कोई करेगा ऐसा, नहीं ना। किसके पास 3 कंप्यूटर है, आयु आयुष तुम्हारे पास है क्या 3 कंप्यूटर, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नैनिका के पास होगा, क्यों नैनिका, सर। ठीक है। तो तुम्हारे पास कितने कंप्यूटर हैं, 2 3? सर एक ही लैपटॉप है, वो भी भैया का। अच्छा, वो भी भैया का है, चलो कैसे भी काम चल रहा है, ठीक है, समझो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिंगल ही लैपटॉप होते हैं जिसमें हमें सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको बोलता है कि देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, डाउन में ये इंटरेक्ट करता है किस, हार्डवेयर से। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही आपने सर्वर रन किया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम 4200 को एक एरिया एलोकेट करता है कि आप यहाँ आप अपना रन करें, एक एरिया प्रोवाइड करता है 4200। वैसे पोर्ट नंबर, काफी पोर्ट नंबर होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस रन हो रहे होते हैं पैरेलली, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है ना, मल्टीपल टास्क पैरेलली, तो इसलिए एक साथ वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को हैंडल करे। दूसरा पोर्ट नंबर इसके लिए, दूसरा अलग अलग पोर्ट नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो आपने पोर्ट नंबर, ईयर रन हो रहा, और यहाँ
आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो रहा है टॉमकैट सर्वर 8080 पोर्ट नंबर पे, 8080 पोर्ट नंबर पे रन हो रहा, यस। माई सिक्वल रन हो रहा 3306 पोर्ट नंबर पे। अब मान लीजिए आपने ओरेकल सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर दिया सेम पोर्ट नंबर पे, तो बताओ सिस्टम के पास एक ही पोर्ट नंबर है, चलेगा ये? एग्जीक्यूट होगा? तुरंत क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, बोलेगा ऑलरेडी इन यूज। मीन्स ये पोर्ट नंबर पहले से यूज हो रहा है, आप यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब आपका सर्वर एक एप्लीकेशन रन नहीं किया जाएगा। पोर्ट नंबर खाली होना चाहिए इसके लिए, समझ में आया? तो एक सेम मशीन पे आपको पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक तो सबसे आपको ध्यान रखना है पोर्ट नंबर, पहले से कोई चीज कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज तो नहीं कर रहा, पोर्ट नंबर आप चेंज कर लें, ठीक। दूसरा मैं यहाँ पास क्या बता रहा था, 3 टायर एप्लीकेशन। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक जो सर्वर को हम अभी सिंगल मशीन पे रन कर रहे होते हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक ही मशीन है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए ये रिकमेंड नहीं किया जाता। प्रोडक्शन मीन्स रियल टाइम में जब एप्लीकेशन डिप्लॉय किया जाता है तो वहां कंपनी में अलग अलग सर्वर्स प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग काम के लिए। व्यूज के लिए व्यू प्रेजेंटेशन लेयर के लिए अलग सर्वर, बिजनेस लेयर अलग सर्वर पे रन हो रहा होता, और डेटाबेस सर्वर अलग सर्वर पे, मीन्स मशीन ही अलग होती है। तो सर्वर कैसा होता है, ये देखो सर्वर एक डिजाइन दिखा रहा है आपको, सर्वर इमेज। तो ये एक्चुअली सर्वर नहीं है, ये डेटा सेंटर है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है सर्वर्स रखे हुए हैं। ये सर्वर है, ये सर्वर से मशीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये काफी कॉस्टली होते हैं, मार्केट में आप परचेस करने जाओगे तो काफी महंगे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सर्वर है, मशीन है जिधर आपका एप्लीकेशन जो आपने क्रिएट किया है स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन को, उस वहां डिप्लॉय किया गया। मीन्स इस मशीन पे इसके सोर्स कोड, इसके लॉजिक्स, वेर फाइल पैकेजिंग करके इसके अंदर डाली गई है। तो कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो ये इसका रेस्पॉन्स रिटर्न करता है। इसको हम बोलते हैं फिजिकल सर्वर, ठीक है। ओके, चलो। तो आपको ये समझ में आया क्या कि एक मशीन पे अगर हम काम कर रहे हो, बैकएंड एप्लीकेशन एंड डेटाबेस तीनों एक ही जगह पर रन हो रहा है। अगर गलती से किसी ने आपके सिस्टम को हैक कर लिया, किसी हैकर ने हैक कर लिया, तो बताइए आपका क्या क्या चांसेस है जाने का। प्रेजेंटेशन की कोड ले जाएगा, हैक कर लेगा। सर गलती से यहां पहुंचा तो सर्वर भी उसी सिस्टम में है आपका, सॉरी बिजनेस लॉजिक भी उसी सिस्टम में है, ये भी उड़ा लेगा। और बाय डिफॉल्ट आपका सारा डेटाबेस मीन्स सारा डेटा भी उसी सिस्टम में अवेलेबल है। तो इसका मतलब तीनों एक साथ साफ हो जाएंगे, डेटा भी चला गया, लॉजिक भी चली गई, बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं, सब साफ। इसलिए प्रोडक्शन में सारी चीजों को सेपरेट कर दिया जाता है कि कोई भी एक मशीन से अगर कनेक्ट करता है प्रेजेंटेशन लेयर से तो फुल्ली रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसके अंदर HTTP HTTPS का जैसा कॉन्सेप्ट आता है। आपके सभी सिस्टम में कोई भी कंप्यूटर, इसमें फायरवॉल्स लगे होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए मीन्स अनऑथोराइज पर्सन हिट न करे हमारे सर्वर को, हमारे सिस्टम को। तो उसके लिए फायरवॉल्स लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले चेक करता है, वो आपको इंडिकेट करता है कि ये जो आ रहा है मिसलेनियस कोड हो सकता है, ये वार्निंग देता है। उसके लिए आप एंटीवायरस लगाते हैं कि मैं इंटरनेट ऑन करूं तो मेरे डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन के थ्रू कोई हैकर एंटर ना हो जाए, हमारे डेटा को लॉस ना पहुंचाए, कोई हार्म ना करे, है ना। तो ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करते हैं ना, सिक्योरिटी। तो फायरवॉल हमारा सिक्योरिटी की तरह काम करता है हमारे सिस्टम में। लेकिन जब हम इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं तो वहां चांसेस काफी कम होता है, क्योंकि हमारा डेटा, जितने भी डेटा है, एक रिक्वेस्ट
टोटल इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करता है कहाँ, मार्केट में, जिधर काफी बुच्ची मतलब समझ रहे हैं, हैकर्स, काफी हैकर्स आपके कोड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्या चीजें लेके जा रहे हो यहां से। तो अगर HTTP के थ्रू, HTTP लगा रहा है ना यहाँ पास, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP के थ्रू अगर कोई डेटा लेके जा रहे हैं सर्वर पे, तो हैकर तुरंत 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 भाई तुरंत तुरंत आएगा, अटैक करेगा और सारा कोड निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल ये सारे डेटा को प्लेन टेक्स्ट में लेकर ट्रेवल करता है, प्लेन टेक्स्ट नेटवर्क में। ये नेटवर्क है प्लेन टेक्स्ट, मीन्स कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई नहीं, कोई भी आएगा कोई भी हैकर इजिली आपके डेटा को चुरा सकता है, इजिली चुरा सकता है, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो HTTP सिक्योर्ड नहीं माना जाता है, इसलिए HTTPS के लिए रिकमेंड किया जाता है। HTTPS SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। HTTPS मीन्स HTTP एंड HTTPS, तो मैं दोनों में डिफरेंट बता रहा हूं। हाँ, सिक्योरिटी के लिए HTTP सिक्योरिटी के लिए। क्या है मीनिंग सिक्योरिटी, कैसे सिक्योर करता है? हाँ, कैसे सिक्योर करता है HTTPS? बोलो बोलो। सिक्योरिटी ठीक बोलो, बोलो सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कैसे सिक्योर करता है? हाँ, SSL सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाता है। हाँ हाँ, बोलो, नेटवर्किंग का पार्ट है, मालूम होगा आप लोग को। SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। SSL, हाँ हाँ, अनऑथोराइज्ड होता है, ठीक है, ऑथोराइज नहीं। नहीं, कुछ बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? अंकित, क्या नाम है? आकित, बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं। आयुष, अरे कॉलेज में पढ़े होगे ना नेटवर्किंग, उसमें बताया गया होगा। IoT का पढ़ रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, मैं बता रहा था, देखो फिजिकल लेयर्स वगैरह पढ़े होगे, फिजिकल लेयर्स में सारी चीजें आते हैं, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, है ना, 7 लेयर्स, पैकेट्स को कैसे लेके जाया जाता है। चलो ठीक है, समझो इधर। तो SSL सर्टिफिकेट्स जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसका मतलब कि जो ये बोलता है कि जो भी डेटा आप नेटवर्क पे ट्रेवल कर रहे हैं HTTPS के थ्रू, ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट कुछ नहीं करता है। ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये सारे कोड को इनक्रिप्ट कर देता है। जो भी डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेके जाता है। तो कोई भी हैकर आया, हैक किया, अटैक किया आपके डेटा को, बोले, और वो आपके डेटा को लेके भी चला जाता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता है, सब मिक्स्ड कोड मिलते हैं, इसको मिक्स डेटा। उस हैकर को कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या जा रहा है एक्चुअली, तो कभी भी उसको फाइंड नहीं कर पाता। तो ये डिफरेंस होता है HTTP एंड HTTPS में, समझ में आया? SSL सर्टिफिकेट का मतलब वो सारे कोड को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म, मतलब कि जो आपका डेटा है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ और डेटा मिक्स कर दिया जाएगा। उस मिक्स करने के बाद वो डेटा इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन पढ़े हो ना, मालूम है? इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्ट, इनक्रिप्ट करना एंड डिक्रिप्ट करना है। अरे बोलो यार, यस या नो, फिर बताया नहीं तो फिर वापस आए, अगर आता हो तो ठीक है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट? हाँ, एंड टू एंड व्हाट्सएप कॉल इनक्रिप्टेड मीन्स कोई भी हैकर अटैक, इनक्रिप्टेड मतलब समझो, ठीक है। एनक्रिप्ट, अगर कोई चीज एनक्रिप्ट की जा रही है, मान लो अगर आपके पास डेटा है क्या, 1 2 3 XYZ 4, ठीक है, ये डेटा है,
तो यहां से सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा, कितना 1 2 3, और ये डेटा जो है जब नेटवर्क पे यहाँ से सेंड किया जाएगा तो इसको एक पैकेट्स में इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्ट मीन्स इसके अंदर अननेसेसरी कोड ऐड कर दिए जाएंगे। अब वो कोड जो ऐड करेगा, कौन ऐड करेगा? इनक्रिप्ट किया हुआ मेथड। तो ये इंटरनली सारे कोड को ऐसे इनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी कोड ये मिक्स कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है क्या मिक्स करेगा। तो इस तरह से ये मिक्स कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। अब डिक्रिप्ट करने वाला बंदा क्या करेगा? तो ये इनक्रिप्शन है, ये डिक्रिप्शन है। तो ये जितने मिक्स किया है कोड, इसको मालूम है कि मैंने क्या मिक्स किया है, सिर्फ इसको ही मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है। इनक्रिप्ट मशीन को मालूम है, तो ये मशीन जो चीजें मिक्स किया है वो डिक्रिप्ट कर देता है। वो क्या करेगा? डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट में क्या है, जो सारे कोड्स हैं उसके कोड जो जनरेट किए गए, अगर आप प्रोवाइड करते हो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये इंटरनली फेच करता है और जो ये कोड है इसमें से माइनस कर देगा 1 2 3 4 को। 1 2 3 4, तो यहां से माइनस करेंगे तो बाकी सारे कोड क्या निकल जाएंगे, ये जो मिसलेनियस कोड जो ऐड किए, है ना। तो ये सिर्फ उसी को मालूम होगा जिसने इसको पासवर्ड है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये उसी को मालूम होगा इसके अंदर क्या ऐड किया गया है। तो वो जो आपने डेटा ऐड किया है उसको उसमें जाके माइनस करेंगे तो आपका डेटा वहां से फेच होके बाहर आएगा। तो इसको बोलते हैं डिक्रिप्ट करना। नहीं तो इसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि एक्चुअल पासवर्ड क्या है, क्योंकि आपका पासवर्ड आपको मालूम है क्या यार? आपका पासवर्ड आपको मालूम है ना, कोई दूसरा क्यों नहीं डिक्रिप्ट कर पाता है? रीजन ये है क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि इसके अंदर आपने कौन सा पासवर्ड सेट किया है, क्या पासवर्ड सेट किया है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप एक्चुअल डेटा देंगे तो ये चेक किया जाएगा, एक्चुअल डेटा एंड मिसलेनियस कोड माइनस किया जाएगा, यस मैच करता है तो वो आपको डिक्रिप्ट करके रिटर्न करेगा। तो ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अभी सिक्योरिटी के पार्ट में जब पहुंचेंगे तो इसको डेप्थ में सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी में, क्योंकि वहां हमें यूजर्स क्रिएट करने होंगे। तो फिलहाल के लिए अभी समझो क्या है सर। हाँ, वहां ऑथेंटिकेशन है, हाँ, JWT, ओपन ऑथ, ये सारी चीजें जब सिक्योरिटी को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। बोलो सर ये फिर HTTP है तो फिर ये कहाँ पे यूज होता है? HTTPS अगर आप, अभी तो हम यूज कर रहे हैं क्या बोलते हैं, फ्री। अगर आपकी कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसके लिए HTTPS यूज करेंगे ना। आपकी इंपॉर्टेंट डेटा के लिए आप पैसे, सर्टिफिकेट लेंगे, पैसे पे करेंगे, इसका डोमेन परचेज करेंगे, आप अपने एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे ताकि पब्लिक, हाँ, तो उस टाइम पे हमको जरूरत पड़ेगी। अभी कोई आपकी एप्लीकेशन को हिट कर रहा है क्या? नहीं ना। अभी आपकी एप्लीकेशन को कोई जानता ही नहीं है तो फेच कैसे करेगा? समझ में आ रहा? जब आपका एप्लीकेशन लाइव होगा सर्वर पे, जहां से सारे यूजर सेट करेंगे, आपके सर्विसेज को यूज करेंगे, उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है ना। वहां आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके पास अभी कोई डेटा नहीं, कौन हैक करेगा? तो जैसे कि मान लीजिए गूगल मीट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और इसको पेस्ट करता हूँ। हाँ बोलो, HTTP है HTTPS? हाँ HTTP है या HTTPS? बोलो, समझ में आया? यस सर। तो सर ये वो लोग यूज करते हैं। हाँ सर, फिर ये HTTP हाँ, बंद क्यों नहीं हो गया है मतलब? अरे ये फ्री है भाई, ये सब लोकल काम करने के लिए। ठीक है, ओके सर। फ्री मतलब अनइम्पोर्टेंट डेटा के लिए, क्योंकि वो इनक्रिप्ट करके आपको देगा। ये हमको फ्री में मिल रहा है, तो अभी बताओ फ्री वाला परचेस करेंगे या पेड? है ना। तो कोई भी डायरेक्ट पेड नहीं, काफी चीजें हमें जो फ्री मिलती है तो लोग इसी को यूज करते हैं। जब हमें इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो उसके लिए हम सिक्योरिटी यूज करते हैं ना। ओके सर। जब सर हम मतलब हम एप्लीकेशन को जब होस्ट करेंगे लाइव, सर कंपनी में काम करेंगे तो हमें फिर HTTP पे करना है?
अभी आप लोग देखो, जितने भी डेवलपर होते हैं वो HTTP पे काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन वाले HTTPS पे काम करते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो लाइव काम कर रहे हैं। जो आपका तो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहा है वो लाइव सर्वर पे वहां से हिट करते हैं, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि आप डेवलप कर रहे हो ना, कोड लाइव नहीं कर रहे हो, आप कोड डेवलपर हो। चलो, लर्निंग समझ पर्पज में आ के लिए गया? सर, है ना? हाँ, ये सीखने के लिए, यस सर। बहुत से काम करने के लिए है। बहुत से। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लर्निंग के लिए, आप अपना HTTP लाइव भी कर सकते हैं। आपने एक वेबसाइट डिजाइन किया, ठीक है, और उसमें ऐसा कोई डेटा नहीं है जो डायनेमिक एप्लीकेशन नहीं, सब सिर्फ प्रेजेंटेशन का है, और आप चाहते हैं कि यूजर इसको क्या करे, यूज करे, इसको देखे। अगर कोई हैक भी करता है तो कर ले भाई, मैं तो चाहता ही हूँ तू ले जा, सबको इन्फॉर्मेशन बांट दे। हाँ, तो ऐसी वेबसाइट जो प्रेजेंटेशन के लिए है, तो हैकर हैक भी करता है तो हम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पब्लिकली डेटा ही है, पब्लिक के लिए ही बनाया गया है। लेकिन आप चाहते हैं, मैं जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है और मैं चाहता हूं कि वो बंदा ही रजिस्टर करे, वो बंदे लॉग इन करें हमारे पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड है, जिनका फी सबमिट है, ठीक है, लेकिन मेरा वेबसाइट सिक्योर नहीं है। किसी दूसरे को पता चला कि यार एक बंदा इसने लॉगिन किया है, तो इसी सेम बंदे से मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ, और वो अनऑथराइज पर्सन भी हमारे पोर्टल को हिट करेगा और जाके अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर देगा, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है ना। अपना रजिस्ट्रेशन खुद किया और एडमिन पेज में चला गया और उसने क्या किया, फीस पेड। हाँ, क्योंकि सिक्योर नहीं है, कोई भी एंटर हो सकता है, क्योंकि वो। लेकिन मैं ऐसा चाहूंगा क्या कि कोई भी एंटर हो जाए? नहीं, उसके लिए मैं सिक्योरिटी यूज करूंगा ना, कि अनऑथराइज पर्सन कौन है, अनऑथराइज रिक्वेस्ट कौन है। अनऑथराइज रिक्वेस्ट मीन्स जिसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गूगल के पास, लेकिन यहाँ HTTPS की इंफॉर्मेशन है। अगर कोई हैकर मुझे हैक करता है, मेरे डेटा को चेंज करता है, कुछ भी करता है, तो मैं तुरंत उसको पकड़ सकता हूँ, क्योंकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, गूगल के पास है। गूगल तुरंत बताएगा कि इस बंदे ने इस हैक किया है। लेकिन अनऑथराइज पर्सन को कैसे ट्रेस किया जाएगा? वो चेंज कर दिए सारी चीज, डिवाइस डिवाइस चेंज कर सकता है, तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, पता नहीं चलेगा। तो अनऑथराइज रिक्वेस्ट जो होते हैं, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट यूज करते हैं, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट डेटा कोई हार्म ना पहुंचाए या उस हमारे बिजनेस पे कोई इम्पेक्ट ना पड़े। ठीक है, उसकी वजह से। चलो अब समझो इधर। तो सिंपल, तो सिंगल टायर एप्लीकेशन वो होते हैं जो हम सारा काम अपने सिस्टम पे करते हैं। हमारा डेटाबेस भी हमारे सिस्टम में अवेलेबल होता है, और हमारा बिजनेस एप्लीकेशंस, बिजनेस लॉजिक भी हमारे सर्वर पे होता है, और प्रेजेंटेशन लेयर भी सारे हमारे सिस्टम पे होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं वन टायर एप्लीकेशन। लेकिन टू टायर एप्लीकेशन मीन्स एक सिस्टम में हमारा एक सिस्टम है और एक दूसरा सिस्टम है, जिधर क्या है, डेटाबेस है, डेटाबेस सर्वर अलग है, और प्रेजेंटेशन लॉजिक्स और बिजनेस लॉजिक ये दोनों एक सिस्टम में है, एक ही कंप्यूटर मीन्स एक ही सर्वर पे रन हो रहे होते हैं। लेकिन ये डेटाबेस सर्वर को हमने अलग कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, टू टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर मीन्स ये अलग सर्वर पे रन हो रहा है, एंगुलर सर्वर मीन्स अलग मशीन ही, उसका मशीन ही अलग है, ठीक है, अलग सर्वर। और ये बिजनेस लेयर एक अलग सर्वर पे, डेटाबेस लेयर है जो वो अलग सर्वर पे, तीनों अलग अलग सर्वर पे रन होते हैं। तो थ्री सर्वर्स, मल्टीपल सर्वर्स कंपनी प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड करती है, ना कि डेवलपर को। डेवलपर को एक लैपटॉप देगी, बोलो भाई तू सब काम कर इसी पे, क्योंकि तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तू सब ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर सब पे काम कर रहा है। लेकिन डेटाबेस पे सब लाइसेंस्ड काम होते हैं, सब पेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां लाइव टेस्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए कंपनी प्रोडक्शन के लिए मल्टीपल सर्वर्स प्रोवाइड करेगी, ना कि डेवलपर्स को। तो समझ में आया, वन टायर, टू टायर एंड थ्री टायर। थ्री टायर आर्किटेक्चर किधर यूज होता है, प्रोडक्शन में यूज होता है। क्लियर? तो हाँ, लेकिन एंटायर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है। अब जो काम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर मीन्स मल्टीपल सर्वर्स, हर एक मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल
जैसे एम्प्लॉय मॉड्यूल, एम्प्लॉय का सारा इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय को रजिस्टर करना, एम्प्लॉय को ऐड करना, रिमूव करना, एम्प्लॉय को अपडेट करना, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करना, ये क्या कहलाएगा, एक सिंगल मॉड्यूल। और एडमिन मॉड्यूल, एडमिन को कोई कंपनी में हमको एडमिन रखना है, ठीक है, एडमिन, पुराने एडमिन को हम निकाल रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन को ऐड करना, रजिस्टर करना, और उस एडमिन को रिमूव करना, प्रीवियस वाले को, नए वालों को, उसका सैलरी स्ट्रक्चर, उसका सारा चीज, उसने क्या काम किया, क्या क्या परमिशन देना है कि एडमिन क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है, कौन कौन से पेज को ऐड कर सकता है, कोई एडिट कर सकता है, उसको क्या परमिशन दिया, तो सारी इंफॉर्मेशन एडमिन के पास होगी। तो एक मॉड्यूल एम्प्लॉय मॉड्यूल हो गया, दूसरा एडमिन मॉड्यूल हो गया। लेकिन और भी डेवलपर हैं, तो वो डेवलपर कौन से डेवलपर हैं, डेवऑप्स इंजीनियर है, एडब्ल्यूएस इंजीनियर है, या फिर फ्रंट एंड डेवलपर है, या फिर बैक, तो सबका अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन में पहले क्या होता था कि सारे एप्लीकेशंस एक ही सर्वर पे रन हो रहे होते हैं, सारे मॉड्यूल्स। कौन कौन सा मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 एम्प्लॉय मॉड्यूल, ट्रेनर मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, डेवलपर मॉड्यूल, फ्रंट एंड, सारे जितने भी है सब कहाँ रन हो रहे होते हैं, एक सर्वर पे। क्योंकि बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है ना, ये पूरी बिजनेस लॉजिक है। लेकिन 3 टायर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है, जिधर से यूजर, प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स एंगुलर या रिएक्ट का, इधर क्या है आपका डेटाबेस, ये डीबी। तो तीनों 3 टायर हुआ ना, टायर 1, टायर 2, टायर 3, 3 टायर आर्किटेक्चर। प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आपके लिए नहीं, प्रोडक्शन में 3 टायर, इसमें ही सारे मॉड्यूल्स लिखे गए हैं, मॉड्यूल 1 2 3 4। तो ये ओल्ड पैटर्न था, इसको बोलते हैं मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मीन्स कि एक ही सर्वर पे सारे मॉड्यूल वर्क कर रहे हैं। तो अगर किसी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम होती थी, मान लो एडमिन मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जिसकी वजह से मुझे सारा इस सर्वर को पूरा कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी कि एम्प्लॉय मॉड्यूल भी स्टॉप, डेव मॉड्यूल, डिपार्टमेंट मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल, सब सब सारी सर्विसेज बंद, यहां से सब बंद। सिर्फ एक मॉड्यूल, एक मेंटेनेंस क्या एडमिन मॉड्यूल की वजह से सारे सर्वर में सभी को हमें क्या करना पड़ता था, स्टॉप। तो सारी सर्विसेज बंद। यूजर को क्या सर्विसेज यहां से मिलेगी, कोई सर्विसेज, बोले यार एडमिन का प्रॉब्लम है तो हमारा डेवलपर मॉड्यूल क्यों, डेवलपर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, हमारा क्या दिक्कत है ना, समझ में आ रहा। तो इसलिए बोला गया फिर इस आर्किटेक्चर को अब यूज कम किया जाता है। अब नई आर्किटेक्चर आ गई, काफी कॉम्प्लेक्स और काफी इजी। कॉम्प्लेक्स और इजी का मतलब यह है कि इसका आर्किटेक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है डिजाइन करना, बट डेवलप करना काफी इजी है। तो सब फर्स्ट मॉड्यूल ये है, मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 क्रिएट, इसको ये एक अलग सर्वर पे रन होगा, सर्वर ही इसके लिए चेंज कर दिए, ये अलग सर्वर, ये अलग सर्वर, ये अलग सर्वर, सारे अलग अलग सर्वर पे एप्लीकेशन की तरह बना दिया गया। इसको बोलते हैं एंटायर, जितने मॉड्यूल उतने सर्वर्स, इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। ये जितने भी एप्लीकेशन, इसमें किसका एप्लीकेशन है, कौन किसकी लॉजिक लिखी गई है, एम्प्लॉय की, इसमें एडमिन की, इसमें लॉजिक सब, कोड सब सेम है, बस आर्किटेक्चर डिफरेंट है। इसको बोलते हैं एंटायर एप्लीकेशन। एंटायर डिपेंड करता है किस पे, इसके मॉड्यूल पे, कितने मॉड्यूल से। तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा डायरेक्ट, सीधे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लो इस मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आई, तो बाकी तो रिक्वेस्ट सीधा जाएगा ना, इस पे जाएगा, इसको जाएगा, ये सारी सर्विसेज यूजर्स को मिलेंगी। सारी सर्विसेज यूजर को मिलेंगी, बट एक सर्विसेज क्या किया गया, स्टॉप किया गया। तो सर्वर एक ही स्टॉप करना पड़ेगा, बाकी सब जितने भी हमारे यूजर्स हैं किसी को प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर बाद में सारी चीजें अवेलेबल है, एक सर्वर है, इसके लिए दूसरा सर्वर क्रिएट कर दिया गया। अब हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा यूजर को भी प्रॉब्लम हो, कौन सा एडमिन यूजर को भी, उसके लिए अलग एक सर्वर क्रिएट कर दिया, मतलब एक बैकअप, सभी के लिए बैकअप, सभी के लिए एक एक अलग से सर्वर क्रिएट किया गया। अब जितना बिजनेस से हमें फायदा है उतना हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, है ना।
जितना प्रॉफिट है हम चाहते हैं हमारे यूजर्स को कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हमारे सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से सीधा रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा दूसरे सर्वर पे। तो एडमिन एप्लीकेशन यहाँ भी रन हो रहा है, एडमिन एप्लीकेशन यहाँ भी रन हो रहा है। तो यहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो दूसरे सर्वर पर। तो इस तरह से मल्टीपल बैकअप्स बना के रखते हैं। समझ में आया? एन टायर एप्लीकेशन, टू टायर एप्लीकेशन, वन टायर एप्लीकेशन, बोलो। अरे सब चीजें नहीं बता सकता है? इतना काफी है ना समझने के लिए? नहीं तो बोलोगे सर थोड़ा और बता दो इसके अंदर डेप्थ कैसे कैसे काम होता है। सब चीज सीखोगे यार, चिंता मत करो। पहले अभी स्प्रिंग बूट का पार्ट है, स्प्रिंग बूट समझो। मैं सब बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि वाकई में आपने रियल टाइम ट्रेनिंग लिया है। ठीक, कभी भी आपको फील नहीं होगा कि आपने कंपनी में काम नहीं किया। ठीक है, बस पेशेंस रखो, सारे इन्वायरमेंट्स मैं क्रिएट कर दूंगा तुम लोग को। तो समझे क्या? यहाँ पास क्या है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी किसके पास? सीधा सर्वर के पास। तो सर्वर अभी हमारे पास कौन सा है? वन टायर आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। वन टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सब कुछ सेम मशीन पे होता है। ब्राउजर भी सेम मशीन पे, सर्वर भी सेम मशीन पे, हार्डवेयर भी और डेटाबेस भी सब सेम मशीन पे। तो वन टायर एप्लीकेशन कहलाएगा। ठीक, वन टायर कहते हैं कि इसमें सारे जो है सर्वर्स डिफरेंट पोर्ट नंबर पे रन हो रहे हैं। तो ये जो है कंप्लीट, आप बोलोगे सर सर्वर तो अलग अलग है। नहीं, ये सर्वर जो है ये रन हो रहा है, लेकिन ये जो फिजिकल सर्वर जिसकी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, ये सर्वर डेटाबेस सर्वर को स्पीड की जरूरत है। मान लो 2 GB रैम, हाँ 2 GB रैम किसके लिए? डेटाबेस के लिए। इसको चाहिए 2 GB सर्वर के लिए, ये सर्वर के लिए 2 GB रैम, और इसको भी चाहिए 2 GB रैम। 2 GB रैम से स्पीड बढ़ेगी। तो एंगुलर एप्लीकेशन जिधर रन करो इसको भी चाहिए 2 GB 6 GB। तो आपके लैपटॉप में 4 GB है, बताओ ये लोड लेगा? हाँ, आपके सिस्टम में 4 GB रैम है, रन होगा? नहीं, कोई ना कोई लोड होगा। लोडिंग। अगर आप एंगुलर एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो आपका सर्वर डाउन चलेगा। अगर सर्वर पहले रन कर दिए, डेटाबेस रन कर रहे हैं तो डेटाबेस लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना उसको स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जितनी कॉन्फ़िगरेशन की, उतना आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टम है 4 GB है। तो ये सारे सर्वर डिपेंड करते हैं किस पे? आपकी फिजिकल सर्वर पे। तो ये फिजिकल सर्वर, इसको क्या बोलेंगे? जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जीक्यूट हो रहा है किस पे सर्वर? फिजिकल सर्वर। तो फिजिकल सर्वर आपका लैपटॉप कहलाएगा। हाँ, सही है ना? फिजिकल सर्वर ये आपका लैपटॉप। तो ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन पे, कितने सर्वर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएं, या फिर इस मशीन ये डेटाबेस को ही एक अलग सर्वर पे दे दें जिससे डेटाबेस फास्ट चलेगा। तो एक अलग सर्वर परचेज किए जिसका 4 GB रैम और 2 TB हार्ड ड्राइव, रिटर्न है ना। और इसी तरह से सर्वर को हम क्या करेंगे? एक अलग मशीन पे रख देंगे जिसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वहां पास हम क्या करेंगे? अलग अलग सर्वर पे रख देंगे, बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। जितना रिक्वेस्ट आएगी, जितना लोड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। किसके? फिजिकल सर्वर की। तो ये हमारा फिजिकल सर्वर है। ठीक है, फिजिकल सर्वर क्या कहलाएगा? आपका लैपटॉप। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को इस 4 GB में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्पीड। इसकी स्पीड जितनी है कि वन टाइम पर मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा है, एक ही टाइम पर इसको भी दे रहा है टाइम, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। तो इसका काम रोक के इसको करता है, इसका काम रोक के इसको करता है। इस वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? लोडिंग।
हुआ यार क्लियर? हाँ, वन टायर क्या नाम है? यस सर। आयुष। यस सर। तो चलो देखो समझो। अब बात करते हैं, हम लोग सीधा आते हैं अपने स्प्रिंग बूट पे। तो स्प्रिंग बूट में अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो हमारे पास क्या है, एक सर्वर मींस स्प्रिंग बूट का कोड है। स्प्रिंग बूट का कोड लिखते हैं, जैसे कि मान लो ये हमने कोड लिखा और इसको ये एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को कन्वर्ट किया वेर फाइल में, ये एप्लीकेशन वेर फाइल में डिप्लॉय कर दिया सर्वर पे, है ना, सर्वर पे रन हो रहा। अब इसका आपको एग्जीक्यूट करना है ब्राउजर पे, तो रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। यस, रिक्वेस्ट HTTP के थ्रू एक रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ इस वेर फाइल में आपने सबसे पहला जो पार्टीशन किया है रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर से, तो पहले चेक करो कि वो किसको रिक्वायरमेंट एग्जिस्टिंग डेटा को फेच करना चाहता है या फिर रिमूव करना चाहता है, क्या काम करना चाहता है, तो पहले फाइंड करो। तो इसने बताया कि हमें मान लो स्टोर करना है डेटाबेस में डेटा, तो बोलेगे ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड लेयर क्या आएगा, बिजनेस लेयर इधर। थर्ड, कनेक्ट करो डीबी से, तो ये हमारा क्या है, इसी के अंदर डेटाबेस है, तो ये डीबी से कनेक्ट करता है, ये जाएगा डीबी के पास रिक्वेस्ट लेकर, ये डीबी से, ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास 3 लेयर है। फर्स्ट लेयर क्या बोलेंगे इसको, कंट्रोलर। फर्स्ट लेयर कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोलर। सेकेंड लेयर सर्विस लेयर। थर्ड लेयर रेपोजिटरी मीन्स, रेपोजिटरी क्या है, डेटा एक्सेस लेयर, ये आप बोल सकते हैं जेपी रेपोजिटरी मीन्स मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल अभी डेटा एक्सेस लेयर लिख दे, DAO बोल सकते हैं, या फिर जेपी रेपोजिटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेटा एक्सेस लेयर DAL, और ये बिजनेस लेयर है, शॉर्ट में BL भी बोल सकते हैं, बिजनेस लेयर। और ये प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स PL, प्रेजेंटेशन मीन्स कंट्रोल करता है और प्रेजेंट करता है डेटा को। तो सिंपल 3 लेयर्स होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर से, तो उसको हैंडल किया जाएगा कंट्रोलर में और इंजेक्ट किया जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ लूज कपलिंग के लिए हम यूज करेंगे इंटरफेस, इधर इसकी इंप्लीमेंटेशन, और कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कल मैंने इसी के बेस पे मैंने डिजाइन किया था एक स्मॉल सा मिनी प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज की पड़ेगी, सबसे पहले तो किसी को कोई भी आप एनालाइज करो, आप अपने दिमाग से सोचो कि मुझे क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है। किसी को मान लो कार का ऑब्जेक्ट बनाना है, किसी को एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाना है, किसी को फूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, या उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फूड का, या कोई हेल्थ केयर पे है तो पेशेंट के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता है कि मुझे पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, या कोई बैंक में काम कर रहा है तो मैं बैंक के एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, या फिर कस्टमर है, LIC का है, इंश्योरेंस है, मल्टीपल, आप कुछ भी सोचो, XYZ कुछ भी सोचो, सबसे पहले जो सोचो उसको टाइप करो, उसका नेम, उसका टाइप। क्या आपने सोचा, मैंने सपोज मान लीजिए प्रोडक्ट के लिए, कोई भी प्रोडक्ट, सैमसंग प्रोडक्ट, नोकिया प्रोडक्ट, जो भी हो, LG प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर कराना है। अब कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का नेम, सैमसंग प्रोडक्ट, LG प्रोडक्ट, नोकिया प्रोडक्ट, या सोनी का प्रोडक्ट है, कोई से भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट
कि इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एनालाइज करेंगे आप क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो भी आपको डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं, डिस्काउंट, प्रोडक्ट की एक्सपायरी या प्रोडक्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन आप सीधे एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट यूजर से लेना है, उसके बाद यूजर से या फिर एडमिन रजिस्टर्ड कर रहा था, एडमिन क्या क्या एंटर करेगा, तो ये आपने उसका प्रॉपर्टी चूज कीजिए। प्रॉपर्टी चूज करने के बाद एक प्रोडक्ट में मीन्स वन प्रोडक्ट हैंडल करेगा वन कंट्रोलर। एक प्रोडक्ट हैंडल करता है, अरे इसके लिए एक कंट्रोलर बनाएंगे। वन प्रोडक्ट मीन्स वन कंट्रोलर, सॉरी वन, इसको बोलेंगे एंटिटी, इसको अभी एंटिटी, वन क्लास वन एंटिटी, वन एंटिटी, एक एंटिटी के लिए हम डिजाइन करेंगे वन कंट्रोलर, एक वन एंटिटी वन कंट्रोलर, वन एंटिटी वन कंट्रोलर मीन्स वन प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। वन कंट्रोलर, टू एंटिटीज, और हाँ वन कंट्रोलर और वन एंटिटी, अब जितना चाहे मल्टीपल कंट्रोलर बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट रूल क्या है वो बता रहे हैं, ठीक है। वन एंटिटी वन टेबल, पर एंटिटी वन टेबल, टेबल कौन सा? जो डेटाबेस में जाएगा। मल्टीपल, हमारे पास कितने एंटिटी हो गए? 4 एंटिटी, अच्छा 4 एंटिटी हो गए, एंटिटी, 4 एंटिटी क्लास, 4 एंटिटी क्लास में कितने टेबल्स बनेंगे बताओ? 4 एंटिटी क्लास, 4 एंटिटी है, टेबल कितने जनरेट होंगे? 1 2 3 4, कितने टेबल क्रिएट होंगे? हा? अरे बोलो यार, 4 एंटिटी 4 टेबल, पर एंटिटी वन टेबल यार, ठीक है। जितने भी एंटिटी होंगी उसके लिए वन टेबल क्रिएट किया जाएगा, तो वन एंटिटी है तो वन टेबल, समझ में आया? पर एंटिटी वन टेबल, पर एंटिटी, एक एंटिटी पर जितने भी एंटिटी होंगे सभी के लिए एक टेबल क्रिएट किया जाएगा। तो 4 एंटिटी 4 टेबल, 40 एंटिटी 40 टेबल्स, 25 एंटिटी 25 टेबल्स, जितने एंटिटी होंगे उतने टेबल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। 4 एंटिटी 4 कंट्रोलर, 4 एंटिटी 4 कंट्रोलर, 4 एंटिटी 4 कंट्रोलर, ठीक है। 4 एंटिटी, प्रोडक्ट एंटिटी, एडमिन एंटिटी, रिपोर्ट एंटिटी, ट्रेनर एंटिटी, 4 एंटिटी हुआ। इसके लिए 4 कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, 4 टेबल क्रिएट होंगे सभी के लिए अलग अलग, ठीक है। अच्छा, 4 एंटिटी के लिए कितनी सर्विसेज? 4 एंटिटी 4 एंटिटी 1 सर्विसेज, वन सर्विस लेयर, बीएल जिसकी बात कर रहे हैं, बीएल बिजनेस लेयर। डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे कि आपके एक मॉड्यूल में कितने ये जो होता है ये एंटिटी है और ये आपका मॉड्यूल, तो ये एक मॉड्यूल में कितने टेबल्स बनेंगे, या उसको बोल सकते हैं सर्विस। तो ये मॉड्यूल जो है क्लासेस, एक मॉड्यूल के लिए आपको कितनी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए उतनी एक सर्विसेज बनी, एक वन मॉड्यूल वन सर्विस, मॉड्यूल क्या है बता रहे हैं आपको, देखो वन मॉड्यूल बोल सकते हैं एंटिटी का ग्रुप, इसका ग्रुप, ठीक है, इसका
4 एंटिटी का ग्रुप होगा क्या, 1 मॉड्यूल। डिपेंड करता है आपकी एंटिटी कैसे आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं उसके ऊपर। तो एक मॉड्यूल के लिए हम बनाएंगे 1 सर्विस और इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास। इंप्लीमेंटेशन क्लास कितनी, 1 इंप्लीमेंटेशन क्लास, 1 इंप्लीमेंटेशन क्लास सर्विस, जहां इसकी लॉजिक लिखी है, ठीक है। तो 4 एंटिटी, 4 टेबल मीन्स 4 रेपोजिटरी, जेपीए रेपोजिटरी, 4 जेपीए रेपोजिटरी बनेंगे, 4 जेपीए रेपोजिटरी, 4 जेपीए रेपोजिटरी। कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 1 एंटिटी, 1 टेबल, 1 रेपोजिटरी, 1 कंट्रोलर, 4 एंटिटी, 4 टेबल, 4 रेपोजिटरी, 4 कंट्रोलर, ठीक है। ये सारे एंटिटी एक मॉड्यूल के अंदर आ रहे हैं, मीन्स इसका इन सभी एंटिटी का एक मॉड्यूल से रिलेशन है, तो 1 सर्विस बनेगा। इन सभी सर्विसेज में जो सारे मेथड लिखेंगे, जो सारा काम होगा, ये सब डिपेंड कर ऊपर, ठीक है। ये सभी के एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होंगे, ये 4 एंटिटी पे सभी पे वर्क करेंगे। तो कैसे डिजाइन किया जाएगा वो सारी चीज आपको एक स्टेप बाय स्टेप अभी चलेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया ना, 1 एंटिटी 1 कंट्रोलर, 2 एंटिटी 2 कंट्रोलर्स, 1 एंटिटी 1 जेपीए रिपोजिटरी, टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ठीक है, लेकिन 1 टेबल ही क्रिएट होगा, है ना। 1 मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर कितनी क्लासेस है, कितनी एंटिटी है, 1 एंटिटी है, 2 एंटिटी है, 4 है, 20 है, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस लॉजिक पे। तो अभी हम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मॉड्यूल क्या होता है, उसके बेस पे हम सर्विस कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है, इसके अलावा यस, पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे आप अपने प्रोजेक्ट में। तो पैकेजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले एक आप क्रिएट करेंगे, जैसे मान लो मेरा AIT.com एक पैकेज, बेस पैकेज अभी बता रहे हैं बेस पैकेज क्या। तो बेस पैकेज डॉट लगाएंगे, बेस पैकेज के अंदर नहीं, बेस पैकेज डॉट एंटिटी फर्स्ट, सेकेंड AIT.com बेस पैकेज, देन कंट्रोलर, थर्ड AIT.com इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास। अगर आप चाहे तो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का भी पैकेज अलग से बना सकते हैं। तो AIT.com डॉट रेपोजिटरी, AIT.com और कौन सा बचा, हो गया कंप्लीट। एंटिटी, ये आपका एंटिटी आ जाएगा, कंट्रोलर, रेपोजिटरी, सर्विस, ठीक। तो ये सर्विस क्या कहलाएगी, 1 मॉड्यूल, पूरे मॉड्यूल का सारा चीज यहाँ पास होगा, एक मॉड्यूल से रिलेटेड, ठीक। अभी हमारे पास एक सिंगल मॉड्यूल है, वो है एम्प्लॉय मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल, 1 मॉड्यूल, तो 1 सर्विस चाहिए, 1 मॉड्यूल, एम्प्लॉय मॉड्यूल, हाँ। मॉड्यूल मीन्स जैसे क्या होते हैं से रिलेटेड, कि एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर एक ये की मॉड्यूल तो हमें दिख रहा है, नहीं, आपको ऊपर से एक मॉड्यूल दिख रहा, एम्प्लॉय मॉड्यूल। मैं एक जैसे एक एग्जांपल के लिए समझो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूं ठीक है, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, यूजर को दिया ऑल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सारे प्रोडक्ट यहां पास दिख रहे हैं। सॉरी 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है सभी को, है ना, आवाज आ रही है। ये समझना एक मॉड्यूल है, आप ऑनलाइन कोई चीज परचेस कर रहे हो, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीजें परचेस कर रहे हो, तो वहां आपको डिफरेंट मल्टीपल वेंडर्स होते हैं। वो सारे वेंडर्स क्या करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आपको जिसका भी प्रोडक्ट
सही लगता है, आप उस वेंडर का परचेस करते हो। वो वेंडर आपको अपने वेयर हाउस से सामान उसको डिलीवर कराता है आपके पास। कोई एक वेंडर नहीं है, मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, सबका अलग अलग ऑनर होता है। ठीक है, तो हमने ऑल वेंडर्स, तो वेंडर्स की मैंने एक लिस्ट बनाई, तो वेंडर मॉड्यूल हो गया। वेंडर मॉड्यूल, अमेजॉन पे कितने वेंडर होंगे? 1 2 3 4 100 200, हाँ, मल्टीपल वेंडर्स होंगे। तो वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन, अब मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं एडमिन पैनल पे काम कर रहा हूं, अमेजॉन सर्विसेज का, है ना, अमेजॉन ऐप पे। तो मैं एडमिन पे काम कर रहा हूं, तो यहां एक वेंडर रजिस्टर्ड हुआ। यस, इसके कितने प्रोडक्ट्स हैं इस वेंडर की? तो वेंडर 1 कौन है? मान लो इधर आयुष, फर्स्ट आयुष, वेंडर 1। हाँ, अब मॉड्यूल समझा रहे आपको, समझो। वेंडर 1 जो है ये ए वेंडर 1 का रजिस्ट्रेशन करो और इसके कितने प्रोडक्ट्स हैं वेंडर 1। तो एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट किसका बताएगा? इसका, वेंडर 1 का। यस, इस प्रोडक्ट का कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोडक्ट रिप्लेस किया जा रहा, चेंज किया जा रहा, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा, कौन सा प्रोडक्ट क्या हो रहा, उसकी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें। ठीक है, रिटर्न आ रहा है। तो अगर कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट को सेल करता परचेस करता है, मान लो यहां परचेस, तो इसकी लिस्ट बताई जाए, इस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, आयुष का प्रोडक्ट, आयुष के ऑल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोड की जाए कस्टमर के पेज पर, है ना। ऐसे ही होता है ना कि आप क्लिक करते हो किसी एक प्रोडक्ट पे, तो वो उस वेंडर का पूरा ओपन होता है, तो उसकी वेंडर की आईडी होगी टॉप पे, वेंडर का इमेज, जो भी प्रोडक्ट आपको देना चाहता, सेल करना चाहता, उसकी अमाउंट, उसका डिटेल्स। तो ये सारे डिटेल्स कहां स्टोर होते हैं? डेटाबेस में, सब डेटाबेस में स्टोर है, वहां से फेच करके लाया जा रहा। लेकिन अब ये देखो, एक वेंडर, सिंगल वेंडर नाम सुनो, वेंडर का रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप, है ना। वेंडर का रजिस्ट्रेशन, पहले ये वेंडर, ऑल वेंडर को रजिस्टर्ड करो। एक टेबल बना, ऑल वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन टेबल बना। दूसरा टेबल, ऑल, जितने भी एक वेंडर है, वेंडर 1 के पास टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट। तो दूसरा क्या बना, प्रोडक्ट्स। तो ऑल वेंडर्स के सारे प्रोडक्ट्स कहां लोड होंगे? प्रोडक्ट्स टेबल में। किससे बाइंड हो रहा है? तो ये दूसरा बना। तो वेंडर का टेबल और दूसरा वेंडर का प्रोडक्ट, वेंडर का फिर प्रोडक्ट के बाद फिर इसकी सब चाइल्ड। तो ये एक मॉड्यूल से रिलेटेड है ना, एक मॉड्यूल, इसको बोलेंगे मॉड्यूल। तो मॉड्यूल 1 में क्या आ रहा, वेंडर, देन वेंडर का सब, उसका चाइल्ड। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या होंगी, एक ग्रुप। तो क्योंकि इसकी जो इसके अंदर जो सर्विस बनेगी, 1 सर्विस बनेगा, सर्विस 1। तो 1 सर्विस के अंदर एक क्लास ये आएगा, दूसरी क्लास ये आएगी, तीसरी क्लास ये आएगी, क्योंकि ये वेंडर से रिलेटेड है। अगर मैं एडमिन की बात करूं, एडमिन तो एडमिन और वेंडर में डिफरेंस है ना। तो ये एडमिन को परमिशन है क्या, मीन्स क्या बोलते हैं, एडमिन सॉरी क्या बोलना था मुझे, एडमिन के पास क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, किसी भी वेंडर को रिमूव कर सकता है, या ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये एडमिन एक अलग मॉड्यूल है जिसको परमिशन है वेंडर को ऐड और रिमूव करने के लिए, कस्टमर को ऐड और रिमूव करने के लिए, और भी बाकी सर्विसेज जो होंगी उसको ऐड और रिमूव कर सकता है, अपडेट कर सकता है, वेंडर की परमिशन है। तो ये एक सिंपल, ये क्या कहला रहे हैं, एक एरिया, एक मॉड्यूल। तो इधर एक रिपोर्ट मॉड्यूल, ऑल रिपोर्ट बताओ, वेंडर, कस्टमर, जितने भी मॉड्यूल्स हैं सभी का रिपोर्ट बताओ। तो रिपोर्ट मॉड्यूल अलग होगा,
इसका हायरार्की, इसका टेबल, इसका स्ट्रक्चर, इसका कनेक्शन सब कुछ डिपेंड करेगा इस रिपोर्ट मॉड्यूल के ऊपर। तो इसकी टेबल, कितने टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, कौन सा टेबल 1, टेबल 2, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बेस पे क्या बनेंगी, एंटिटी बनेगी। तो पर एंटिटी 1 टेबल, पर एंटिटी 1 कंट्रोलर, ठीक है, इस तरह से सारी चीजें बनाई जाएंगी। लेकिन पर मॉड्यूल 1 सर्विस। अब समझ में आया, मॉड्यूल समझ में आया। ये वेंडर 1, मेन वेंडर क्या है, ये 1 सर्विस है। इसी तरह से कस्टमर एक अलग मॉड्यूल है, ये इसका काम अलग होता है। इसका काम होता है वेंडर का सेल करने का, इसका काम है परचेस करने का। तो जितने भी वेंडर रजिस्टर्ड होंगे, क्या कोई वेंडर ऐसा होगा जो सेल परचेस करेगा? नहीं, सब सेल करेंगे। तो वेंडर का काम क्या है, प्रोडक्ट सेल करना। कस्टमर मॉड्यूल का काम क्या है, प्रोडक्ट को परचेस करना। रिपोर्ट मॉड्यूल का काम है रिपोर्ट जनरेशन करना। तो समझ में आया मॉड्यूल क्या है? हेलो, यस सर, आगे बोलो यार। अरे काफी हैवी तो नहीं लग रहा? नहीं तो आप लोग बोले सर कुछ ज्यादा ही डेप्थ में पढ़ा रहे हो बच्चों की जान। डेप्थ लगेगा, सर दर्द करने लगेगा तो बता देना, मैं एकदम सिंपल में भी बता दूंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा सारी चीजें, स्क्रैच से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। और सैटरडे संडे कल एक क्लास और चलेगी, सैटरडे को कल क्लास रहेगी, संडे को ऑफ रहेगा। तो कल आप इसी टाइम सेम ज्वाइन करें, संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। कल मैं इसको एक CRUD ऑपरेशन आपको कंप्लीट करा के फिर मंडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोफाइल, प्रॉपर्टीज, YML और सीनियर डेवलपर के लिखने का तरीका कैसे होता है, कैसे कोड को लिखा जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, क्या प्रॉब्लम आती है जूनियर के कोड को अगर डिप्लॉय कर दिया जाए सर्वर पे तो मैनेजर तुरंत आएगा, बोलेगा भाई तू एक काम कर, रिजाइन डाल दे जा। ऐसा कोड देता है, इससे प्रॉब्लम्स काफी होते हैं। तो कैसे आप उन सारी चीजों से अवॉइड करेंगे, कैसे कोड लिखेंगे बेहतर कोड कि आपका TL भी इंप्रेस हो, मैनेजर भी इंप्रेस हो, ठीक है। तो सारे बेस्ट टेक्निक आपको बताएंगे, ठीक। तो पहले फर्स्ट बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद सीनियर लेवल पे देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं मंडे को, नहीं कल ज्वाइन करो। ओके बाय। और जिसका रजिस्ट्रेशन अंकित अभी आपका आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, फिर आप कंटिन्यू करें, आपको प्रीवियस लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरा अपना मुझे हाई लिख के मैसेज करो। तुमने किया था क्या मुझे मैसेज? एक बार लिख के कर देना, दोबारा सेव होगा। अच्छा किए थे, हाँ ठीक है, मुझे मैसेज करना तो मैं तुमको ओल्ड लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा।